नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। तो हमने 10 प्रश्न पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया है। उससे रिलेटेड मैंने 10 प्रश्न पिछली वीडियो में करा चुका हूं। अब यहाँ से 11वें प्रश्न से या स्टार्ट करूंगा और 20 प्रश्न तक मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो वर्तमान भारतीय समाज के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने के चांस होंगे या बनने के संभावना होंगे, वो हमने धीरे धीरे कवर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा समावेशी शिक्षा आता है, उसको पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हमारा जो एक लेवल है तैयारी का काफी मजबूत होगा और जो आने वाला एग्जाम प्राइमरी सुपर टेट का होगा, उसके जो 10 नंबर का पार्ट है, हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करके आएंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 10 प्रश्न मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। 11वां प्रश्न वो 11वां प्रश्न कह रहा है कि वुड का जो घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था वो कब? तो जो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आएगा। तो अगर यहाँ से पकड़ना है तो 1854 ही सिर्फ आप ढूंढिएगा, आए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1854 में आया था। अब चलिए कुछ इसे फैक्ट फीस को समझ लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है कि वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। वुड का घोषणा पत्र सर्वप्रथम सर्वसाधारण की शिक्षा प्रबंधन करने के उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया गया और सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई थी। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये थे वुड के घोषणा पत्र से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न 12 प्रश्न में निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर आप देख ही लिए हैं, मैकाले ने दिया था। सरल प्रश्न है। अब इससे कुछ फैक्ट भी समझते हैं, निस्यंदन और छनाई का सिद्धांत होता क्या है। अब देखिए, निस्यंदन और छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया। इस सिद्धांत का अर्थ है शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए। इस वर्ग से शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा, यानी चन्नी के जैसे छन छन कर नीचे तक पहुंचेगा। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया था। मतलब कि क्रियान्वयन अगर करने की बात करें तो क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड का जो समय था उस समय किया गया था। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जब इन्होंने जो मैकाले थे अपनी शिक्षा पत्र सौंपे थे, तो उससे कुछ समय बाद ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उनका जो पद का भार समय था वो समाप्त हो चुका था। तो उसके बाद लॉर्ड मैकाले ही अगला गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो उन्होंने इसे क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को जो है छनाई का सिद्धांत था। ठीक, अगला 1882 और 83 में हंटर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर इसी आयोग, मतलब ये हंटर आयोग कब क्यों गठन किया गया कि जो वुड का हंटर आयोग जो है वुड का घोषणा पत्र की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब आगे चलते हैं, हंटर आयोग से संबंधित कुछ सिफारिशें हैं उसको भी समझ लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। जैसे पहला है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दे तथा इसका माध्यम स्थानीय भाषा हो। इस स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण जिला व नगर बोर्ड को सौंप दिया जाए। मतलब जो स्थानीय शिक्षा की व्यवस्था है वो जिला और स्थानीय नगरों को सौंप दिया जाए। अगला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो। पहला विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करे और दूसरा विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं व्यापारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। माध्यमिक शिक्षा को 2 खंडों में बांटने का कार्य कौन सा आयोग किया था? तो हंटर आयोग ने किया था, या सिफारिश भी किया था। मान लीजिए पहला एक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए आपको प्रवेश के लिए तैयार किया जाए और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा की तरफ जो बच्चे जाना चाहते हैं माध्यमिक शिक्षा के बाद
वो व्यवसायिक क्षेत्र में जा सकते हैं, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसने सिफारिश किया था हंटर आयोग ने। अगला बात इसने क्या कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, निजी जो उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए, ये बात कहा था हंटर आयोग ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न, राधाकृष्णन आयोग से संबंधित। अब ये आयोग है भैया, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? तो राधा कृष्णन आयोग 1948 में आने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग है। इसने उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया और उच्च शिक्षा के संबंध में इसने बातें कही थी राधा कृष्णन आयोग, इसीलिए इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग को। अब चलते हैं थ्योरी को समझते हैं। इसकी थ्योरी है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति उच्च शिक्षा से संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग वास्तव में विश्वविद्यालय आयोग था, जिसका गठन सरकार द्वारा 1948 में किया गया था। इसका मुख्य सरोकार विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का विचार करना था। देश में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के गठन की सिफारिश किया था। इसी आयोग ने ये सिफारिश भी किया था। तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की जो सिफारिश किसने किया था? तो राधा कृष्णन आयोग ने किया था। किसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है? तो राधा कृष्णन आयोग ने। उच्च शिक्षा की व्याख्या किसने किया है? तो राधा कृष्णन आयोग ने। स्वतंत्रता के बाद आने वाला पहला आयोग कौन सा है? तो राधा कृष्णन आयोग है 1948 में। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 में आया था, 52-53 भी कह सकते हैं, उसको मुदालियर शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, एक ही ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी कह रहा है क्या? थ्योरी को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम मुदालियर आयोग है। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना या मुदालियर शिक्षा आयोग की स्थापना किया गया था। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की सिफारिश जो है इस आयोग ने किया था। इसके अनुसार देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण इसने कुछ बातें कही है, उसको समझ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए, इसी ने कहा था। ठीक, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, ग्रेड पद्धति दिया जाए। पहली बार सिफारिश कौन किया? मुदालियर आयोग। काफी महत्वपूर्ण है, जैसे ए ग्रेड और बी ग्रेड नहीं दिया जाता है, तो इसी ग्रेड की बात कर रहा है, सांकेतिक अंक दिया जाए। ठीक, दूसरी चीज, उच्च तथा उच्च स्तर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट रखे जो अनिवार्य रहे। अनिवार्य के लिए जैसे कि आप गणित ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, कला संगीत, एक अनिवार्य सब्जेक्ट रखा जाए की बात जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था, उच्च या उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर। ठीक, अब कुछ कोठारी आयोग के संबंध में कुछ बातें समझ लेते हैं। कोठारी आयोग, देखिए, कोठारी आयोग 1964-66 में आया। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। भारतीय शिक्षा पद्धति का जो विस्तार से अध्ययन करने वाला कार्य कोठारी आयोग ने किया था 1966। इसके परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। इसी के परिणाम स्वरूप आई थी, याद रखिएगा। अब इसी ने कहा था कि 10+2+3 का लागू किया जाए, और 1968 वाली जो है 1968 वाली, उसमें भी इसकी बात किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू करने का कार्य जो है 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इस पर कार्य किया था। तो अब चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? तो जो संशोधन जो है 1992 के जनार्दन जो समिति बनाई गई थी उसमें किया गया था। जैसे
यहाँ थ्योरी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन 1992 में किया गया। 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष श्री जनार्दन रेड्डी ने इस शिक्षा नीति के प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखने पर प्रौढ़ शिक्षा पर जोर और जिला साक्षरता अभियान की सिफारिश की गई थी 1992 में, जो 1986 की नीति आई थी। देखिए 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई थी और 1986 के साथ 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना भी कर दिया गया था। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। आदर्शवाद के प्रवर्तक प्रमुख माने जाते थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आदर्शवादी कौन थे, प्रकृतिवादी कौन थे? तो पहली चीज समझिए, रूसो जो था प्रकृतिवादी था। रूसो कहता था, ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। रूसो कहता था कि तुम मुझे बालक को प्रकृति में छोड़ दो, वो प्रकृति से सीख लेगा, प्रकृति उसको सिखा देगी कि उसको कैसे रहना है। ये रूसो कहता था। तो रूसो तो प्रकृतिवादी था, ऑप्शन ए वाला तो ऐसे होगा नहीं। अब तीसरे, इसका विकल्प जो सही होगा डी वाला होगा। प्लेटो जो है आदर्शवादी था, सुकरात भी आदर्शवादी था, कांट, हेगल और बर्गले, ये चारों पांचों जो हैं आदर्शवादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, उसको समझते हैं। पहला फैक्ट है कि प्लेटो, सुकरात, कांट, हेगल और बर्गले आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्थान या आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च क्षमताओं को यथार्थ रूप प्रदान करना, ये जेम्स रॉस ने कहा है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकी आदर्शवादी शिक्षा के संबंध में। ठीक, प्लेटो को भी सुन लेते हैं। शिक्षा का ध्येय है शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। शिक्षा का ध्येय है कि शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, ये प्लेटो की बात है। अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद का जो जन्म स्थान है वो है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी कुछ फैक्ट को समझते हैं। फैक्ट क्या है भैया कि प्रयोजनवाद का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसका अंग्रेजी नाम प्रैग्मैटिज्म है। प्रैग्मैटिज्म जिस यूनानी शब्द से निकला है वह शब्द है प्रैग्मा। प्रैग्मा का अर्थ होता है व्यवहारिकता, अतः इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है प्रयोजनवाद को। इसे सबसे पहले चार्ल्स पियर्सन ने प्रैग्मैटिज्म के रूप में इस विचारधारा का नामकरण किया। जॉन डेवी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचारधारा का प्रवेश शिक्षा के क्षेत्र में किया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो जॉन डेवी का नाम आता है प्रयोजनवाद में, और सर्वप्रथम चार्ल्स पियर्सन ने प्रोमैटिज्म के रूप में इस विचारधारा का नामकरण किया था। तो ये नहीं पूछता है, चार्ल्स पियर्सन का नहीं पूछता है, सिर्फ जॉन डेवी का पूछता है कि कौन प्रयोजनवादी है, तो जॉन डेवी है। ऑप्शन नंबर ए, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न कह रहा है कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना किया था? तो पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना किया था? तो श्री अरविंदो घोष थे। ये पहले क्रांतिकारी थे, फिर बाद में इन्होंने जो संत बन गए थे अंग्रेजों से बचने के लिए। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पांडिचेरी में आश्रम इन्होंने अपना स्थापित किया था। अब इनके बारे में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, पांडिचेरी में शिक्षा शास्त्री अरविंद घोष ने आश्रम की स्थापना की।
राजनीतिक में परित्याग करने के बाद, देखिए इन्होंने पहले राजनीति करते थे, क्रांतिकारी थे, बाद में सन 1810 में श्री अरविंदो घोष ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना कर ली थी। 1952 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय 1943 में श्री अरविंद द्वारा स्थापित आश्रम स्कूल का विकसित रूप था। आश्रम स्कूल जो था उनका विकसित, ये जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वो रूप था। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा ये। तो अब इसमें बात का है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1947। 48 में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट को इसको समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। देखिए पहला फैक्ट, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो प्रारंभ है 1997 से 98 में प्रारंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 में उसमें किए गए संशोधनों के आधार पर प्रारंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य परियोजना के 3 पक्ष थे, काफी इंपोर्टेंट पक्ष हैं। भवन तथा शिक्षा कार्यक्रम परियोजना को सुदृढ़ करना पहला पक्ष था कि भवन तथा शिक्षा कार्यक्रम परियोजना को सुदृढ़ करना। दूसरा पक्ष का था कि गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। और तीसरा था प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। ये 3 पक्ष निर्धारित किए गए थे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत। ठीक, तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, हमने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत इस चीज को हमने कर लिया। अब अगला हमारा टॉपिक समावेशी शिक्षा है और उससे संबंधित हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।